ठीक है, परक्विजिट्स स्टार्ट किए थे, और परक्विजिट्स में सबसे पहले हमने वो परक्विजिट पढ़े जो परक्विजिट टैक्सेबल टू ऑल है, चाहे तुम स्पेसिफाइड हो चाहे तुम नॉन स्पेसिफाइड। और उसमें 4 मेन आए थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंटेड अकोमोडेशन, any LIC or annuity premium paid by employer on behalf of employee, or any obligation of employee paid by employer। RFA और CRA की कैलकुलेशन थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बीच बीच में जो जो कैलकुलेशन आती जाएंगी वो मैं बताता जाऊंगा। हमारे परक्विजिट्स एक तरह से पॉइंट नंबर पैराग्राफ नंबर 44 से शुरू है, पेज नंबर 81 से। अगर आप साथ साथ देखना चाहो तो आपको पता लगता जाएगा। पैराग्राफ 44 और 44 में सबसे पहले हमारा 44.1 रेंट फ्री अकोमोडेशन का था। 2 पेजेस आगे पलटोगे तो 44.2 आपका रेंट फ्री फर्निश्ड का आ गया। उसके बाद अगले पेज पे जाएंगे तो प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंटर आ गया, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ गया मैं, 44.4। अब सीरियल वाइज चलता चला जाऊंगा। देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ, परक्विजिट्स का मतलब जो मैंने आपको फैसिलिटीज दी हुई है, जो आपको कैश नहीं दे रहा, मैं अपने आप उनकी पेमेंट कर दूंगा, यू जस्ट एंजॉय द फैसिलिटी। हो सकता है कुछ में मैं कुछ चार्ज कर लूं, हो सकता है फ्री ऑफ चार्ज कर दूं। तो अब बात आ रही है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट की। अगर मैं आपको फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करूं, द एक्चुअल कॉस्ट, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, हमें साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, अगर मैंने आपको घर के लिए आपका कोई सर्वेंट दिया है, the actual cost to the employer shall be taxable in the hands of employee। The actual cost in such a case shall be the total amount of salary paid so and so and so and so and so। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान रखना, मैंने तुम्हें कोई सर्वेंट प्रोवाइड करा है, तुम उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए, तो जो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो भी मैं उस डोमेस्टिक सर्वेंट को दे रहा हूं, माइनस अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, बैलेंस इज टैक्सेबल। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात है, बैलेंस इज टैक्सेबल। इसमें एक चीज जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, when a house owned by employer is provided to the employee and employer incurs expenditure on maintenance of garden। देखो, इसको मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं, अगर मैंने तुम्हें गार्डनर प्रोवाइड किया, डोमेस्टिक सर्वेंट में गार्डनर भी आ जाता है, और वो हाउस ओन्ड बाय मी है, जो आपको रहने के लिए घर दे, इफ RFA is provided to employee owned by employer and gardener is also engaged, तो उसकी सैलरी इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल टू यू। उस केस में तुम्हारे को वो अलग से टैक्सेबल नहीं होगा। एक बात अपने माइंड में बिठा लो, जिसपे हमने कल डिस्कशन करी, वो चारों के चारों हमारे वो जो थे पर्क्स थे, वो सिर्फ सबको टैक्सेबल थे, स्पेसिफाइड या नॉन। अब जिनकी बात करने जा रहा हूँ, ये सब मैं बोलूं या ना बोलूं, बट ऑब्वियस है कि ये सारे के सारे पर्क्विजिट टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। वो बात अलग है कि अब सारे ही स्पेसिफाइड की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सबकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी, तो इसलिए वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट थियोरेटिकली तुम्हें पता होना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अब बात हो रही है डोमेस्टिक सर्वेंट की, लेकिन अगर RFA प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एंड गार्डनर इज आल्सो एंगेज्ड बाय द एम्प्लॉयर, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर डोमेस्टिक सर्वेंट, और वो आपको सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना? Yes, sir. नेक्स्ट बता, वैल्यूएशन ऑफ पर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ये भी सेम चीज है। एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, बैलेंस इज टैक्सेबल। देखो, कहने में तो इतनी सी बात है, लेकिन समझने वाली चीज क्या है,
जो मैंने गैस, अगर गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन मेरे अपने पर्सनल नाम पे है, मैं मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के पर्सनल नाम पे है और तुम सिर्फ यूज कर रहे हो, तो उसकी बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ बात हो रही है गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन जो आपके नाम पर है, जिसकी पेमेंट करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, एक तरह से ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है। तो मैं जितने बिल्स पे कर रहा हूं और तुम उसको पर्सनली यूज कर रहे हो, तो वो सब टैक्सेबल हो जाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर लेस अगर मैंने तुमसे कुछ अमाउंट चार्ज किया है तो वो माइनस हो जाएगा। सो 44.4, 44.5। नेक्स्ट है बेटा 44.6 पैराग्राफ पे, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन ये थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला है। छोटे छोटे 3 पॉइंट्स दिए। पहली बात देखो, किसी भी तरह की, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं तुम्हें किसी भी तरह की एजुकेशन देता हूँ या एजुकेशन फैसिलिटी देता हूँ, खाली तुम्हें नहीं, जैसे मान लो जो मेरिड एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी जो भी देता हूँ उसको भी एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है। देखो ध्यान से समझना, ऐसा होता है स्टूडेंट जो है ना बहुत कम इस लेवल पर अपने आप को डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सी चीज अलाउंस है और कौन सी चीज फैसिलिटी है। अलाउंस वो होता है जहां पर मैं एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट दे रहा हूँ कि मुझसे 10,000 रुपये महीना ले लो, काम खत्म। अब वो खर्चा 1,000 करे, 2,000, 5,000, 20,000, 25,000, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। उससे मतलब सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी को है कि सर आपको इतना टैक्सेबल होगा, इतना एग्जाम्प्ट होगा, अगर अलाउंस की बात हो रही है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हमने एग्जाम्पशन दे दी, बैलेंस टैक्सेबल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, फैसिलिटी दे रहा हूँ। फैसिलिटी का मतलब एम्प्लॉय के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को स्कूल में पढ़ने की फैसिलिटी दिलवा रहा हूँ, या तो अपने स्कूल में पढ़ाई जा रहा हूँ या किसी दूसरे स्कूल में पढ़वा रहा हूँ और उसकी फीस मैं दे रहा हूँ। ये फैसिलिटी है, एम्प्लॉय के लिए वो फ्री है। तो वो कैसे टैक्सेबल होगी, उसको 3 पार्ट में बांटा गया। नंबर 1, अगर एम्प्लॉय की एजुकेशन के लिए ही मैं कुछ खर्च कर रहा हूं तो वो तो मेरे लिए ही है ना। मैं एम्प्लॉय को एजुकेट कब करूंगा, मेरे ऑफिस में जो जो काम है, तो तुम्हारी अगर किसी तरह की ट्रेनिंग पे खर्च कर रहा हूं, दैट इज नॉट टैक्सेबल टू यू, दैट इज नॉट अ पर्क। लेकिन नंबर 2, if education facility is provided to the family member of an employee, point number 2, family member of an employee, expenditure incurred by the employer is taxable value of work, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी और रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी इज चार्जेबल टैक्स। क्यों, अब इसको मैं अपने वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। मैं डायरेक्ट स्कूल में फी पे कर रहा हूँ या एम्प्लॉय पे कर देता है, मैं एम्प्लॉय को रीइंबर्स कर देता हूँ। डायरेक्ट पेमेंट या रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉय, ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर एंड इट विल बी टैक्सेबल टू ऑल, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड कोई भी होगा। लेकिन अगर मैं अपने किसी, मेरी अपना स्कूल है या मेरा अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा, एजुकेशन जहां से तुम्हें डिग्री मिलती है, जहां से तुम्हें सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनकी बात होगी। If education facilities provided to family member of an employee in an educational institute owned or maintained by the employer, अगर मेरा है या मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज पे वर्किंग की वजह से, जैसे एपीजे ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो एपीजे के स्कूल्स भी हैं, एपीजे स्कूल सुने हुए तुमने, सुने हुए ना। या तो मेरा अपना स्कूल है, एसबीएम वालों के स्कूल थे, डीसीएम वालों के स्कूल थे, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने स्कूल्स होते हैं। या तो मेरा अपना स्कूल है या मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करने की वजह से कुछ ऐसे स्कूल थे जिसपे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी, तो वहां पर एम्प्लॉय के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अपने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और मैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, उनको वहां से फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो जितनी फीस है उस स्कूल की, लेट अस अज्यूम उस स्कूल की फीस है 5,000 रुपए पर बच्चा पर मंथ, तो 1,000 रुपीज फिक्स अमाउंट, 1,000 रुपीज फिक्स अमाउंट उसको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। बैलेंस जितना भी अमाउंट है उसको एम्प्लॉय को टैक्स मिलेगा। एक बच्चे का 1,000 रुपए का एग्जेम्पशन, एम आई राइट। 2 बच्चे हैं तो 1,000 दोनों का अलग, 3 बच्चे हैं तो तीनों का अलग, एम आई राइट। लेकिन ये बात है अगर वो एम्प्लॉय के अपने चिल्ड्रन है, अगर एम्प्लॉय के दूसरे फैमिली मेंबर है, एम्प्लॉय का ब्रदर है, सिस्टर है, छोटे सिस्टर ब्रदर है, वो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है, जितनी भी स्कूल फी है सारी की सारी उनको टैक्सेबल हो जाएगी। गॉट इट और नॉट। फिर सब समराइज कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे खर्च करता हूँ तुम लोगों को टैक्सेबल नहीं है। अगर किसी बाहर वाले स्कूल में डायरेक्ट फी पे कर देता हूँ
या रीइंबर्समेंट कर देता हूँ एम्प्लॉय को, तो ये फुली टैक्सेबल है क्योंकि ऑब्लिगेशन है। और अगर मेरा ही अपना स्कूल है तो उसमें 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय के अपने बच्चों के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ नहीं, फुली टैक्सेबल। कैसा है ये? एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी हमारा एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 44.6 P1 2-3 केसेस बनाए हुए हैं, और ये जैसे आप पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। इन केस तुम पढ़ो, तुम्हें कोई डाउट आए तो तुम लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट है, लेकिन पढ़ना जरूर बच्चों। आपको क्लियर है बच्चों? प्रियंका एंड समीहा, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब एलटीसी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये थोड़ा सा लंबा है एलटीसी, मैं इस पे पहले चलो बता ही देता हूँ। लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी का तुमने सुना तो होगा बहुत। एलटीसी का मतलब होता है वाइल ऑन लीव, अगर मैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को कहीं घूमने जाने के लिए, उसको जो मैं ट्रैवलिंग का खर्चा देता हूँ, ध्यान दे सिर्फ ट्रैवलिंग का, यानी कि टिकट का, रास्ते में खाने पीने का नहीं, होटल में ठहरने का नहीं, ट्रैवलिंग का जो खर्चा देता हूँ उसको हम बोलते हैं एलटीसी। अब एक तो रिलेशन हो गया मेरा और तुम्हारा, यानी कि मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, और एक रिलेशन हो गया तुम्हारा और इनकम टैक्स अथॉरिटी का, यानी कि एम्प्लॉय का इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ। तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से तुम लोगों को, यानी कि एम्प्लॉय को, क्या क्या एग्जेम्प्ट है और कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, इसकी बात होगी। अब तक जितने भी पर्क्स पढ़े और आगे भी जितने पर्क्स पढ़ोगे, मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, उसमें हम टोटल की कैलकुलेशन कभी नहीं करते हैं कि टोटल फैसिलिटी की क्या वैल्यू है, सिर्फ उसकी पार्ट की कैलकुलेशन कर देते हैं जितना पार्ट टैक्सेबल है। लेकिन एलटीसी में कैश इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे कैश इन्वॉल्व हो जाएगा? तुमने जो भी एयर टिकट पे या ट्रेन टिकट पे खर्च किया वो मैंने तुम्हें कैश दे दिया, तो एक टोटल वैल्यू हमारे हाथ में आ गई ना। तो इसलिए इसके अंदर से कितना पार्ट एग्जेम्प्ट होगा वो अलग से कैलकुलेशन होगा, हमारा एक, ठीक है। तो हर चीज पे जब तक तुम इनकम टैक्स में बहुत माइन्यूटली चीजों को नहीं सुनते और समझते, तब तक तुम्हारा 100% ठीक होने का जो चांस है वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, इट्स ओके। आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सिचुएशन होती है कि स्टेप बेनिफिट मिल जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, 16 में से 2-3 पॉइंट गलत भी हो गए तो हो सकता है आपके 13, 49, लेकिन क्या होता है 16 ऑन 16 लेने के लिए हर पॉइंट को, और सैलरी का चैप्टर ऐसा है जो चेन इफेक्ट देता है, एक ऊपर से गलत होना शुरू हुआ वो नीचे वाले को कटवाता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने डीए ही ठीक तरीके से नहीं समझा, तो डीए जहां जहां काउंट होना है तुम वहां नहीं कर रहे होगे, या जहां नहीं होना वहां कर रहे होगे, समझ रहे हो? तो यहाँ की कैलकुलेशन से फर्क होना शुरू होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। छोटा सा टेबल दिया हुआ, हाँ इसकी पिक मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। पेज नंबर 87 और पेज नंबर 88 पे। ध्यान से सुनना। पहली बात तो एलटीसी पढ़ने के लिए आपको पेज नंबर 88 पे आ जाएं और छोटे छोटे थियोरेटिकल पार्ट समझ। पहले मैं अपने शब्दों में बता दूं फिर आपको बताते हैं। एक ब्लॉक ऑफ ईयर में, ब्लॉक ऑफ ईयर इज 4 ईयर्स, एक ब्लॉक ऑफ ईयर में आपको 2 एलटीसी अलाउड होते हैं, 2 एलटीसी, ठीक है। यानी कि 4 साल में आपको 2 एल, जरूरी नहीं है कि आपने हर 2 साल बाद लेना, पहले साल ले लो, चौथे साल ले लो, पहले साल ले लो, दूसरे साल ले लो, तीसरे चौथे मत लो। एक ब्लॉक ऑफ ईयर में आपको 2 एलटीसी अलाउड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मान लो एक ब्लॉक ऑफ ईयर में तुम 2 एलटीसी नहीं ले सके, 0 एलटीसी ले लिया, तो तुम्हारे 2 बचे हुए हैं। ध्यान दें सिर्फ एक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो एक एक्सपायर हो गया, काम खत्म हो गया। मान लो तुमने एक ले लिया था, एक बचा हुआ है, तो एक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले ब्लॉक ऑफ ईयर में, लेकिन वो अगले ब्लॉक ऑफ ईयर में फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें अवेल करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, एक ब्लॉक ऑफ ईयर में मैक्सिमम 2 हो गए ना, लेकिन अगर पिछला भी कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है
तो एक तरह से एक ब्लॉक ऑफ ईयर में तुम 3 LTC ले सकते हो। एक तो पिछला चल रहा था, 2 इसके हो गए, एम आई राइट? लेकिन वो फर्स्ट ईयर में लेना होता है पिछले वाला कैरी फॉरवर्ड वाला। पहली बात समझ आ गई मेरी बात। नंबर 2, फैमिली की डेफिनेशन समझें। पेज नंबर 88 पे आप लोगों को बच्चों प्रियंका एंड समीहा पिक आई होंगी, मिल गई है? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, पेज नंबर 88 पिक नंबर 2 में देखना, मिडिल ऑफ द पेज पे आपको नजर आएगा मीनिंग ऑफ फैमिली। द अफोरसेड एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फेयर। मैंने पहले बोला ट्रेवलिंग की बात हो रही है तो फेयर की ही बात होगी। फॉर गोइंग एनीवेयर इन इंडिया अलोंग विद फैमिली, और यहाँ पर फैमिली का क्या मतलब है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर चिल्ड्रन में किसको कवर किया गया? स्टेप चाइल्ड भी, अडॉप्टेड चाइल्ड, समझे? स्टेप चाइल्ड भी, अडॉप्टेड चाइल्ड। और स्पाउस और चिल्ड्रन के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। लेकिन अगली ही लाइन में तुम पढ़ोगे इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दैट एम्प्लॉय। डिपेंडेंट और नहीं कवर करते, एम आई राइट? इज इट ऑल राइट? नेक्स्ट, हाउएवर, बहुत ध्यान से सुनना, फैमिली डज नॉट इंक्लूड मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑफ एन इंडिविजुअल बोर्न ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 98। 1 अप्रैल 98 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से 2 से ज्यादा को हम LTC वाला अलाउड नहीं कर सकते। एक तरह से मान लो 3 बच्चे हैं तो 2 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, तीसरे की टैक्सेबल। लेकिन अगर 1 अक्टूबर 98 से पहले वाले बच्चे हैं तो 3 भी है तो भी एग्जाम्पशन आपको। और ध्यान दें 1 अक्टूबर 1998 के बाद reckoning the limit of 2 children born out of multiple birth after the first child will be treated as one child। फर्स्ट चाइल्ड के बाद मान लो ट्विंस हो गए, या जैसे कई बार 3 चाइल्ड इकट्ठे हो जाते हैं, उनको एक ही काउंट किया जाएगा, उनको सिंगल चाइल्ड काउंट। इनकम टैक्स में हर चीज पिन पॉइंटेडली एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि सैलरी इज नॉट अ जोक। पता नहीं हमारी कंट्री का, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन अगर 25% लोग भी जॉब करते होंगे तो उनकी कमाई ही सैलरी है, तो सैलरी में से कितना पार्ट टैक्सेबल है, कितना पार्ट एग्जेम्प्टेड है, ये चीजों को जब तक हम लोग पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे सब कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। तो ये चीज तो सबसे पहले आपको हमने फैमिली समझाई, और दूसरी बात मैंने अपने आपको शब्दों में बता दी कि LTC की बात हो रही है तो सिर्फ ट्रैवलिंग के खर्चे की बात होगी, फेयर, ठीक है ना? राइट है। अब नेक्स्ट, नीचे बताया हुआ है ओनली 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर इज एग्जेम्प्टेड, और नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जैसे 2014 टू 2017, ठीक है ना? 14 टू 17 4 साल हो गए, 14, 15, 16, 17, इसमें तुम एक ब्लॉक ऑफ ईयर में 2 जर्नी ले सकते हो। कैरी ओवर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब तुम जरा क्वेश्चन उस पे आ जाओ, मेन टेक्स्ट स्टेटमेंट पे, पिछले पेज पे। इफ जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एयर, अगर बाय एयर गए हो तुम, the amount of economy class airfare of the national carrier by the shortest route or the amount spent whichever is less। देखो नेशनल कैरियर का मतलब इंडियन कंपनी की बात हो रही, जाना भी इकोनॉमी क्लास से है और बाय शॉर्टेस्ट रूट। जैसे मान लो हम यहाँ से गोवा जाना चाहते हैं, अब गोवा की डायरेक्ट टिकट नहीं मिली तो हमने यहाँ से चेन्नई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से गोवा की टिकट ले ली। अब ऑब्वियसली ये तो बड़ी महंगी हो जाएगी। एम्प्लॉयर ने सारा दे दिया, एम्प्लॉयर ने सब दे दिया, एम्प्लॉयर की तरफ से मना नहीं है, लेकिन टैक्स अथॉरिटी की तरफ से ये अलाउड नहीं है आपको। बाय द शॉर्टेस्ट रूट इकोनॉमी क्लास एयर फेयर ऑफ द नेशनल कैरियर, ये अमाउंट जितना बनता है। हाँ कई बार स्कीम में तुम्हारी टिकट सस्ती आ जाती है तो, और एक्चुअल अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। अगर एम्प्लॉयर ने इससे ज्यादा खर्च किया है तो दैट विल बी टैक्सेबल। देखो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर बाय द नेशनल कैरियर, जहां से गोवा तुम और तुम्हारी फैमिली का टोटल बन रहा था 1 लाख रुपए, और तुमने खर्च किया सिर्फ 60,000 रुपए, सस्ती ले ली तो 60,000 इज एग्जेम्प्टेड, मौज करो, फ्री हो गया, सारा फ्री हो गया, 60,000 ही लिया तुमने मुझसे। पर मान लो तुमने खर्च कर दिया 1,40,000, एम्प्लॉयर ने भी तुम्हें 1,40,000 दे दिया, तो 1 लाख एग्जाम्प्ट होगा, बाकी 40,000 तुम लोगों को टैक्सेबल होगा। गॉट करना, ये बात है जब तुम बाय एयर जा रहे हैं, ठीक है जी। नंबर 2, वेयर जर्नी इज परफॉर्म बाय रेल, अमाउंट ऑफ
AC first class, amount of AC first class rail fare by the shortest route or amount actually spent, whichever is less. ये आपको एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी बात है। ट्रेन से जा रहे हो तो एसी कोच, वो भी फर्स्ट क्लास, बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तुम हो सकता है लंबा गए हो तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंट, whichever is less is exempted balance. Am I right? Third point, where the place of origin of journey and destination are connected by rail, लेकिन तुम जा रहे हो कार से, या अपनी घोड़ा गाड़ी ले ली तुमने, ठीक है, या तुमने कोई अपनी कुछ पर्सनल साइकिल वाइकिल ले ली, ठीक है, या बाइक पे जा रहे हो, उस केस में हम ये देखेंगे एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, इसका कितना बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाना है लद्दाख, आई डोंट नो वहां तक ट्रेन जाती है कि नहीं जाती, यहाँ से तुमने ए सिटी तक जाना है और वो है 1000 किलोमीटर, तो बाय द शॉर्टेस्ट रूट फर्स्ट क्लास एसी फेयर तुम्हारा और फैमिली का अप्रोक्सीमेटली खर्चा होता है आने जाने का 60,000 रुपए, और तुम चले गए अपनी गाड़ी पे और तुम्हारा खर्च हुआ 40,000, तुमने एम्प्लॉय से 40,000 ले लिया, तो 60,000 और 40,000 बिचेवर। लेकिन मान लो तुम्हारी कार पे तुम्हारा खर्च हो गया 90,000, तो 90,000 एम्प्लॉयर ने तो तुम्हें दे दिया, पर इनकम टैक्स के हिसाब से तुम्हें 60,000 की एग्जम्पशन मिल है, बाकी 30,000 आपको टैक्सेबल हो जाएगा। गॉट इट? और लास्ट केस, where the place of origin of journey and destination are not connected by rail। यहां से कश्मीर, तो यहां से जम्मू तक तो ट्रेन जाती है, जम्मू से कश्मीर में नहीं जाती। where part thereof या full not connected by rail, तो फिर ये देखते हैं कि क्या वहां पे रिकॉग्नाइज्ड बस सर्विस चलती है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है। आंसर है यस। तो रिकॉग्नाइज्ड बस सर्विस अगर चलती है तो उस रिकॉग्नाइज्ड बस सर्विस का फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, तुमने कार कर ली वहां पे तो एक्चुअल अमाउंट कुछ और हो गया ना, तो फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास ऑफ दैट बस सर्विस और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड व्हिचएवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड बैलेंस टैक्सेबल। और मान लो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड बस सर्विस भी नहीं है, पता नहीं कहां जा रहे हो तुम, है ना, तो इन दैट केस हम देखेंगे कि अगर वहां ट्रेन चलती तो वहां पर एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर कितना होता और एक्चुअल अमाउंट स्पेंड जो तुमने किया व्हिचएवर इज लेस दैट विल बी एग्जेम्प्टेड बैलेंस इज टैक्सेबल टू यू। बोलो हाँ या पक्का राइट है? आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसी पेज पे अगर तुम लास्ट पॉइंट देखोगे ना 44.8 पैराग्राफ से ऊपर एक लाइन दी हुई है पॉइंट, वो बहुत अच्छा है तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए, हालांकि एग्जाम में नहीं आता। फैमिली मेंबर ट्रेवलिंग सेपरेटली, उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया 44.8, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, ये तो मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था। और 44.9 पैराग्राफ भी देखोगे तो अमाउंट पेबल बाय एम्प्लॉयर टू इफेक्ट एंड एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। याद करो कल क्या पॉइंट बताए थे, फर्स्ट विजिट टैक्सेबल टू ऑल में पॉइंट नंबर 3 क्या था, एनी एलआईसी और एनवीटी प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, वो 44.9 पैराग्राफ है। और फोर्थ बताया था एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, वो 44.8 पैराग्राफ है, ठीक है जी, राइट है ना। अब उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट अ कंसेशनल रेट। बहुत अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। मैं अपने शब्दों में बताऊंगा, तुम्हें बहुत सिंप्लीफाइड रहेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट, ध्यान से समझना ये क्या चल रहा है, पहले ये भी समझो ये चल क्या रहा है। देखो तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरी पॉकेट से जो भी निकलकर तुम्हारी पॉकेट में जा रहा है वो सैलरी है, सुन रहे हो, मेरी पॉकेट से निकलकर जो भी तुम्हारी पॉकेट में जा रहा है वो सैलरी है। मैं किस किस फॉर्म में दे सकता हूँ, फॉर्म ऑफ सैलरी के फॉर्म में दे सकता हूँ, अलाउंस की फॉर्म में दे सकता हूँ, तुम्हें अपनी चीजें सस्ती बेच सकता हूँ, मार्केट में 1 लाख की बिक रही है, तुम्हें 70,000 में बेच दी, गोलमाल करने की कोशिश कर रहा। तुम लोन लेने जा रहे थे, कहाँ जा रही हो मैडम,
सर लोन कहाँ से? SBI से। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर? 12% मिल रहा है, मुझसे फ्री में ले लो। अब मुझे तुम्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तुम्हारी पॉकेट में पहुंचाना था, मैंने इंटरेस्ट तुम्हारी पॉकेट में पहुंचा दिया। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी यही तो नजर रखी बैठी है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना तुम्हारी पॉकेट में पहुंचा दिया। वो सब सैलरी है, वो सब सैलरी है। इसीलिए ये चैप्टर जब शुरू होता है तो पहला पहला पॉइंट था, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट। वहीं खेल शुरू हो गया था। आप एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय हैं, चलिए अब हम आप पे नजर रखेंगे कितना पैसा। आप समझ रहे हैं? तो वो सब सैलरी में किस तरह से कवर होगा। अब देखो ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो तुम्हें इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और लोन एट कंसेशन रेट दे दिया तो भी तुम्हें इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। तो तुम्हें जितना फायदा हो रहा है वो सारा पर्क है, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। राइट? तुम्हारे लिए बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया। पहले बहुत कुछ होता था, हाउसिंग लोन है या कन्वेंस वो कार लोन है या पर्सनल लोन है या बिजनेस लोन है या कौन सा लोन, लोन की उस पर डिपेंड करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तुम्हारे को सिंपल वर्ड्स में बता देते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई साहब आप सिर्फ ये देखो कि आप जो भी लोन ले रहे हो, जो भी लोन ले रहे हो, जो तुम्हारी हेड, तुम्हें हो सकता है होम लोन लेना हो, तुम्हें हो सकता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना हो, तुम्हें हो सकता है बिजनेस लोन लेना हो, तुम्हें हो सकता है एजुकेशनल लोन लेना हो, तुम्हें कोई और लोन लेना हो, वो लोन तुम जाओ और पता करो SBI में कितना आ रहा है। तो आपने बताया सर SBI का रेट, लेट अस अज्यूम दैट रेट इज 15% और तुम उसको दे रहे हो जीरो में, तो पूरा 15% आपके लिए पर विजिट है, वो 15% इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और मान लो SBI का रेट जो है वो 15% है और तुम्हें एम्प्लॉयर दे रहा है 9% पे, तो वो जो 6% तुम्हें छोड़ रहा है वो तुम्हारे लिए पर्क है। और मान लो SBI का रेट है 15% और मैं तुम्हें दे रहा हूँ 16% पे, फिर कोई फर्क नहीं है। फिर तो मैं तुम्हें छोड़ा थोड़ी कुछ पे, एक्स्ट्रा ही ले लिया, फिर कोई फर्क नहीं। लेकिन जब भी कुछ भी कम लूंगा, इंटरेस्ट फ्री में सारा इंटरेस्ट छोड़ रहा हूँ और कंसेशनल में कुछ छोड़ रहा हूँ, तो जितना छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअल रेट, ये जो डिफरेंट, ये फर्क है। अब मान लो SBI का रेट है 15%, एम्प्लॉयर ले रहा है तुमसे 9%, तो 6% एक तरह का फर्क है। अब ये 6% किस पे कैलकुलेट करूं? 6% आया ना, किस पे कैलकुलेट करूं? तो उसके लिए रूल समझो, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, किसी मंथ में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग तुम्हारा कितना होता है? ऑब्वियसली पूरे मंथ की तुम्हें लोन शीट मिलती है ना, इस मंथ में 1 तारीख को इतना ड्यू था, 2 को इतना, 3 को इतना, 4 को इतना, 5 को इतना, 6 को इतना, 10 को कुछ पेमेंट करी, 12 को कुछ पेमेंट करी, साल महीने के एंड में, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पकड़ो और उस पर ये परसेंटेज अप्लाई कर दो, काम। ये सुन, हर मंथ का अलग अलग निकाल लो, अप्रैल का अलग, मई का अलग, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर मंथ का अलग अलग मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो। उस पर जैसे मेरे एग्जांपल में 6% रेट आ रहा है, 6% कैलकुलेट करते चले जाओ, उन सबको ऐड कर दो, दैट इज योर टैक्सेबल पार्ट। हाँ, टैक्सेबल, मैं डायरेक्ट टैक्सेबल पार्ट ही कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। इज इट ऑल राइट? सर एक बारी फिर से बता दो। बेटा बहुत सिंपल है, हमने ये देखना है कि तुम्हारी पॉकेट में कितने परसेंट फैसिलिटी पहुंची है और कंपैरिजन कैसे करेंगे? SBI से। SBI कितने रेट पर लोन दे रहा है तुम्हें, जो भी लोन है, फॉर एग्जांपल तुमने मैरिज लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया, जो भी लोन तुमने लिया, SBI में देखो कितना रेट, और मैं एज एन एम्प्लॉयर तुम्हें कितना दे रहा हूँ बैलेंस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 15% था SBI से जो तुम लेने जा रही थी, मैंने 9% पे दे दिया, तो तुम्हारे को 6% का मैंने बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फर्क, ये 6% तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। अब सवाल पैदा होता है 6% किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूं? तो हर मंथ का जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा ना, फॉर एग्जांपल अप्रैल में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 1 लाख, मई का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 95,000, जून का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 96,000। इस तरह से हर मंथ का कैलकुलेट करते जाओ मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और उस पर 6% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते चले जाओ। उस जैसी ऐड करोगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अप्रैल का 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग था, मैक्सिमम तो 6% इंटू 1/12 कर दिया, तो ये अप्रैल का आ गया बेटा। मई का मान लो 95,000 था, 95,000 इसका कैलकुलेट किया, 1/12 किया, तो ये आ गया 47। इस तरह से अप्रैल में से सारा कैलकुलेट करती जाओ। ये जैसे ही सारा कैलकुलेट करोगी
ये सारा तुम्हारा सीधा टैक्सेबल पर्क कैलकुलेट हो रहा है, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यस ओके। पक्का? यस सर। ठीक है बेटा। अब ध्यान रहे, इसमें एक दो छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, खत्म ही कर दी इन्होंने तो, बिल्कुल इजी कर दिया इसमें। नेक्स्ट है 44.11 पैराग्राफ, पेज नंबर 91 पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट। हम आज यहीं तक रखेंगे। चलो अगला पॉइंट भी करा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। देखो, अगर तुम मेरी कोई मूवेबल एसेट यूज करते हो, देखो कार और बाइक के अलावा की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल तुम मेरा एलसीडी एलईडी उतार के ले गए, मैंने 2 लाख रुपए खर्च किया था, तुम उतार के ले गए। प्रोजेक्टर ले गए, कोई एलडी प्लेयर ले गए मेरा, डीवीडी प्लेयर ले गए, या कोई कंप्यूटर ही ले गए मेरा, तो यूज के लिए ले गए हो, 3 महीने बाद वापस ले आए। तो बहुत आसान, उस एसेट की कॉस्ट का, ये मैं लिख देता हूं, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, तो उस एसेट की कॉस्ट का 10% इंटू n/12, एसेट की कॉस्ट का इंटू 10% इंटू n/12, ये जितना भी अमाउंट आएगा ये तुम्हारा टैक्सेबल। या ऐसे कहूं कि जितना भी अमाउंट आया, इसको एक काम करते हैं, अमाउंट आया और उस अमाउंट में से लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जो भी तुमने अमाउंट रिकवर किया वो माइनस कर दिया, ये बैलेंस तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क है। यस बताओ, क्लियर? ठीक है बच्चों, पेन का ठीक है? यस सर। और लास्ट पॉइंट आज का, अगर मैंने अपनी कोई सेल ऑफ मूवेबल एसेट की है तुम्हारे को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट, जितने में मैं तुम्हें सेल कर रहा हूं, लेस जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है एज पर एक्ट, वो माइनस करूंगा, बैलेंस जो है वो टैक्सेबल पर्क है। अब कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला, यही कैलकुलेशन वाला बात है। पहली बात करते हैं, अगर तुम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हो, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हैं, तो उस केस में 50% ऑफ कॉस्ट, नहीं कॉस्ट नहीं लिखता मैं इस पे, 50% पर एनम एज पर WDV मेथड। इसका एग्जांपल पहले समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक एसेट खरीदी 1 जनवरी 2016 को 5 लाख रुपए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कंप्यूटर, एम आई राइट? और वो 30 जून 2018 को सेल कर दिया टू एन एम्प्लॉय फॉर ₹50,000, ठीक है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, 5 लाख रुपीस पर 2016 तुमने फुल ईयर यूज करना था और उस पर 50% डेप्रिसिएशन लगाना था, 2,50,000, बैलेंस उसकी वैल्यू बचती है आपके पास 2,15,000। फिर 2017 का तुम 50% डेप्रिसिएशन लगाते हैं 125, तो इसकी बैलेंस बची 1,25,000। और 2018 में तुमने सेल किया है, तो 18 तुमने फुल ईयर यूज नहीं किया है, इसलिए उसका 1 रुपया भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा।
सिर्फ जितने फुल ईयर एम्प्लॉयर ने यूज किए हैं उतने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर एक दिन हो या 2 दिन ऊपर जो भी है, फ्रैक्शनल पार्ट को डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो अब ये 1,25,000 रुपए के एज पर एक्ट जो है वो सेल होना चाहिए था। एज पर एक्ट 1,25,000 का सेल होना चाहिए। ये कैलकुलेशन एक्ट नहीं है। और हम कितने में सेल कर रहे हैं? 50,000। ये मैंने उल्टा लिख दिया। सेलिंग प्राइस एक्चुअली रिवर्स लिखना था। ये मुझे इसको रब करना चाहिए। इनफैक्ट ये इसको मैं